जहां 11,000 केसेस हमारे 1 नवंबर को नोट हुए थे, अब वह संख्या घटकर 9,765 के करीब रह गई है। इस सिचुएशन में अगर हम इसको फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो जैसे इससे पहले भी नोट किया गया है कि इतने बड़े देश में केस की ट्रेजेक्ट्री का जो स्वरूप है वह डिफरेंट प्रांतों में डिफरेंट तरीके से पाया गया है। तो उस समय में देखें तो अगर हम देखें स्टेट में जो एक्टिव केसेस आज हैं तो 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस वाली हमारे देश में 2 स्टेट हैं, वह केरला और महाराष्ट्र हैं, जिसमें 44,000 केसेस एक्टिव केसेस की श्रृंखला में हमारे केरला में है और महाराष्ट्र से 11,000 केसेस हैं। यानी कि यह 2 स्टेट ही हम एनालाइज करें तो पाते हैं करीब 55% केसेस जो देश के एक्टिव केसेस है वह इन 2 स्टेट से आते हैं। उसके साथ ही 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से अधिक और 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं और जिसमें भी मुख्यतः तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में अधिक संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर हम देश की केस पॉजिटिविटी जो कि एक पीक के समय में 20% के करीब नोट की गई थी, वह धीरे धीरे घटते हुए अब पिछले 2 माह से 2% से भी कम है और अगर हम इस हफ्ते का देखें तो वह 0.9% के करीब है। लेकिन जैसे इससे पहले भी हमने आपसे कहा है कि जहां एक स्थाई पर देश में 0.9% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी है, फिर भी इन्फेक्शन के स्प्रेड को देखते हुए उसको समझने के लिए उसको अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न बने हुए हैं और जिसके लिए हम उन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बात करते रहते हैं, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि 18 जिले आज भी देश में ऐसे हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला के 9 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, लद्दाख, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से एक एक जिले हैं जहां पर कि 5 से 10% के बीच में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इससे भी अधिक संख्या में अगर हम देखें ऐसे भी कुछ जिले हैं, 15 जिले देश में, जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड 10% से भी ज्यादा है और जिसमें मुख्यतः मिजोरम जहां के करीब 9 जिले हैं, केरला 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश, यह ऐसी 3 स्टेट हैं जहां पर कि अभी भी 10% से अधिक कुछ जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी को नोट किया है। हम इन स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। हमारा एफर्ट है कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं और इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी पकड़ सके ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कंट्रोल को वहीं पर रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपको अवगत करना चाहेंगे, देश ने कोविड के वैक्सीनेशन कवरेज में नए आयाम स्थापित किए हैं। आप सबको अवगत है कि हमने कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई हैं, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। इसके लिए मुख्यतः एफर्ट्स हमारे रिसर्चर्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारी स्टेट्स में काम करने वाला हर वह कर्मचारी जिसने इस काम को कंट्रीब्यूट करने में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स के द्वारा यह पर्टिकुलर उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जहां हमने शुरू में जनवरी माह में अपनी वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए जहां मई के माह में हम लोग अराउंड 19 लाख डोजेज प्रति रोज कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते अब हम नवंबर के माह में हमने 59.32 लाख डोजेज प्रति रोज के स्तर से हमने कार्य कर डोजेज एडमिनिस्टर देश में की हैं और पिछले माह में ही 17.29 करोड़ डोजेज देश में एडमिनिस्टर हुई हैं। इसी के साथ ही एक और एफर्ट देश में किया गया जब यह देखा गया कि अभी भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट डोज कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन जिनको सेकंड डोज ड्यू हुई है और उनको कवर करना है, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार उनके आह्वान के चलते हुए हमने घर घर दस्तक एक टीकाकरण अभियान देश में स्टेट के साथ मिलकर शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य प्रयत्न अवेयरनेस क्रिएशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल और साथ में इंश्योर करना कि उनको
जो फर्स्ट डोज के ड्यू हैं उनको हम एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज दें, और जो सेकंड डोज जिनको ड्यू है उनको सेकंड डोज देते हुए, और यह कार्य भी जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर उसको कार्य को किया है। इसी के अंतर्गत, इसी एफर्ट्स के चलते हमने देखा है कि पिछले एक माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है, जिसमें कि जैसे अगर हम इंडिया में देखें जहां वह 78.1% था, वह 5.9% हमने उसको ओवरऑल देश में बढ़ते देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज कवरेज का इंक्रीज 8.7% नोट किया गया, वेस्ट बंगाल में 7.7, छत्तीसगढ़ में 7.7% नोट किया गया, तेलंगाना में 7.5% ग्रोथ इन द फर्स्ट डोज कवरेज नोट की गई है, महाराष्ट्र में 6.8 और तमिलनाडु में 6.8% फर्स्ट डोज कवरेज में वृद्धि नोट की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के चलते हमने ओवरऑल देश में 11.7% सेकेंड डोज कवरेज में भी इंक्रीज नोट किया है, जिसमें मुख्यतः 28.7% इंक्रीज इन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में 25.1% इंक्रीज नोट किया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में 18.5%, जम्मू कश्मीर में 17.6%, गुजरात में 16.9%, और इसी तरह हर स्टेट में कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट किए गए। इसके द्वारा हमने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कवरेज को अपने देश में बढ़ाने का कार्य किया। इसके संबंध में जब फील्ड में यह कार्य हुआ तो हर स्टेट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए जिसके द्वारा कि हम अपने वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। जिस तरह बिहार में एक अधूरा दो से पूरा एक कैंपेन लॉन्च की गई, टीका एक्सप्रेस या टीका वाली नाव, और विमेन डे में इससे संबंधित कैंपेन, योगा डे में इससे संबंधित कैंपेन। इसी तरह से रिफ्यूजल रेस्पॉन्स टीम, यानी कि जहां पर किसी कारणवश एक हेजिटेंसी थी उनको ओरिएंट करना, मोटर बाइक रिलेटेड वैक्सीनेशन टीम, और साथ ही स्कूल लेवल पर अवेयरनेस जैसे कार्य किए गए। हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन ली गई जिसका नाम दिया गया सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके जब समय पर लगेंगे 2 टीके। हरियाणा में इसी तरह बुलावा टोली के द्वारा वैक्सीनेशन टीम के साथ एक विलेज लेवल टीम भी गई जिसने लोगों को मोबिलाइज किया। महाराष्ट्र में इसी तरह कमिटी ऑफ सरपंचेज और जो फील्ड वर्कर्स थे उन्होंने मोबिलाइजेशन का कार्य किया। मणिपुर में रिलीजियस लीडर्स ने सहयोग दिया, और साथ ही बाजार हाट में, मार्केट प्लेसेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इससे संबंधित स्पेसिफिक ड्राइव ली गई। साथ ही जो टीम अच्छा कार्य कर रही थी उनको प्रोत्साहन देते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ने उनको अवार्ड्स भी दिए। आंध्र प्रदेश में इसी तरह कला जाथा और डंडोरा के द्वारा इसकी पब्लिसिटी की गई। झारखंड में नुक्कड़ नाटक और रैंप और वॉल राइटिंग के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया। इसी को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि देश के हर कोने कोने में इस पर कार्य किया गया। जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं। मेहसाना गुजरात में, खेल घड़ी टोला में देवराजनगर में, नाहरगढ़ इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार। इसी तरह देश के हर प्रांत में इस ड्राइव को एक बहुत ही चित्त शुद्धि से, एक बहुत ही हृदयपूर्वक इसके ऊपर कार्य करते हुए इसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जब एक स्थाई पर हम टीका कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके सामने ग्लोबल सिनेरियो भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसमें हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे कि अभी भी ओवरऑल बेसिस पर देश में, दुनिया में सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है, और जिसमें कि मुख्यतः यूरोप में पिछले एक हफ्ते के अगर केसेस देखे जाए दुनिया के, तो 70% केसेस यूरोप से आए हैं। अगर वीक एंडिंग 28 को देखें तो करीब 2.75 लाख नए केसेस यूरोप में आए हैं, और 29,000 से अधिक डेथ्स पिछले एक हफ्ते में यूरोपियन रीजन में नोट की गई हैं। और उसी के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी कि वह प्रांत जिसमें कि इंडिया भी है, और ऐसे 11 देश आते हैं, तो वहां पर करीब पिछले एक हफ्ते में केवल 1.2 लाख केसेस आए हैं, जो कि पूरे दुनिया के 3.1% केसेस ही हैं। तो हम देखें कि एक स्थाई पर अभी हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में केसेस में एक कमी नोट की जा रही है। दूसरे स्थाई पर एक इक्वल चैलेंज के रूप में करीब दुनिया के 70% केसेस आ रहे हैं। WHO ने इस सिचुएशन को एनालाइज भी किया, और वह एनालिसिस हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। जैसे कि WHO ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि जिस विषय में हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते रहे हैं, विच इज यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, तो उसके बारे में WHO ने कहा है कि लैक्सिटी इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक मुख्य कारण है कि जो हमने यूरोप में इन केसेस में बढ़ोतरी नोट की है।
अगर आप देखें तो पाएंगे कि जर्मनी में केसेस एक बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑन ए डेली बेसिस में करीब 75,000 के करीब केसेस भी आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में मल्टीपल सर्जेस नोट की गई हैं और करीब 47,000 केसेस अभी आ रहे हैं। फ्रांस में केसेस में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और बेल्जियम में भी केसेस में एक अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मुख्यतः हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में ही कोविड केसेस और डेथ्स यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं और जिसका कारण WHO ने एनालिसिस कर जो बताया है वह यह है कि रिलैक्सेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। साथ ही जब ये रिलैक्सेशन लाए गए और केसेस में बढ़ोतरी नोट भी की गई, तब यह पाया गया कि उसके बाद जब फिर से मेजर्स को इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो या तो वह स्लो इंट्रोड्यूस किए गए या जिस लेवल का इंपैक्ट होना चाहिए, जिस लेवल की दृढ़ता होनी चाहिए, उस लेवल से उस पर कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण भी वहां पर केसेस में कमी नहीं पाई जा रही है। इसके साथ ही तीसरा मुख्य अंश जो WHO ने बताया है वह यह है कि लो वैक्सीनेशन कवरेज कुछ देशों में और स्पेशली वहां पर जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका कवरेज न होना भी एक हाई डेथ रेट का कारण है। हम आपके सामने यह डेटा इसलिए लाना चाहते हैं कि हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल की इस सतत लड़ाई में हमारे सामने कुछ लर्निंग्स हैं। वह यह है कि जब भी हम देखते हैं कि केसेस कम होते हैं तो कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्युनिटी लेवल पर भी हम महसूस करते हैं। जरूरी यह है कि इस चैलेंज को कंटिन्यूस बेसिस पे समझते हुए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, यह हम आपके सामने सबमिट करना चाहते हैं। इसी संबंध में एक और नया चैलेंज कुछ हद तक हमारे लोगों के सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है और उसके लिए और एविडेंस की जरूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इंपैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की जरूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक, जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं, वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इंपैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हम ले सकते हैं उनका इंपैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो जो डिजीज की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस
डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गोटांग प्रोविंस से, और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया डब्ल्यूएचओ को, तो डब्ल्यूएचओ ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं, और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी, और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं, उससे एक प्रिडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है, पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रिडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है, जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट, जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस, अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है, जिसको फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, जिसको फर्दर और समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विजावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की जरूरत है, इसको और एविडेंस के द्वारा हमें इसको एनालाइज करने की जरूरत है। और इसी से संबंध में हम डब्ल्यूएचओ के जो इनपुट्स हैं, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी के बारे में भी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और डब्ल्यूएचओ की जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से आरटीपीसीआर टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। साथ ही उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं कि यह अधिक ट्रांसमिसिबल हो, और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी, जो हमारे सेल से बाइंडिंग एफिनिटी है, शायद कुछ अधिक हो, जिससे कि इसको सेल को अटैच होने में एक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने बताया है कि यद्यपि अर्ली डेटा यह बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफी ज्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की जरूरत है। यह काफी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की जरूरत है। डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों। तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। इसी के साथ ही डब्ल्यूएचओ ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं,
जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो डब्ल्यूएचओ ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि जो हमारा पीसीआर आरटी-पीसीआर टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित आरटी-पीसीआर टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक चीज डब्ल्यूएचओ ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इंपैक्ट ऑन वैक्सीन को और एविडेंस की जरूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की जरूरत है कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों तो भी हमारे यहाँ जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूजफुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत मुख्य बात यह कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन्स अलॉन्ग विद वैक्सीन्स ऑल अदर मेजर्स हैव टू बी कंटिन्यूड। साथ ही देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% लो पैसेंजर्स को हम आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे और अगर वह नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि आरटी-पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया और उसमें से 10 पैसेंजर्स आरटी-पीसीआर पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, डब्ल्यूएचओ की जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रेवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं
और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें, उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था, जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहां हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से, देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलीनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय में एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ली थी। उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उससे संबंधित सारे सेक्रेटरी हेल्थ से डिस्कस किया है। 5 विषय हमने जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों, चाहे वो एट रिस्क कंट्री से हों, चाहे वह दूसरे देशों से हों। और साथ ही जब वह इंटरनेशनल ट्रैवलर कम्युनिटी में चले जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर की जाए।